नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चुनीबाई भट्ट आज की कड़ी में आपको वात रोग के बारे में जानकारी दूंगी। आयुर्वेद में वात रोग के प्रकार क्यों होता है और सामान्य उपचार आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि वायु की बीमारी क्यों होती है। तो आयुर्वेद शास्त्रों में वायु की बीमारी के 80 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य जनता में वात रोग यानी शरीर अकड़ना या अन्य वायु की बीमारी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वात रोग में बहुत से रोग आ सकते हैं। अब वात रोग क्यों होता है? तो आपका खान पान सही नहीं हो, आप ज़्यादा ठंडा पी पीते हो, रात को बराबर सोते नहीं हो, नियमित खाना नहीं खाते हो और रात को 12 बजे के बाद खाना खाते हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो समान होने चाहिए उसमें यदि वायु बढ़ जाता है, यानी खाली पेट भी वायु होता है, उपवास भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए और कम खाने वाले को भी वायु का प्रकोप हो सकता है। ये सब बातें आप ध्यान में रखें तो वायु का प्रकोप होगा ही नहीं। ध्यान रखने की बात है कि शास्त्र में कहा है याम मध्य न भोक्तव्यम, याम मध्य रसोत्पत्ति ही, यानी रात्रि के 12 बजे खाना नहीं खाना चाहिए। तब जो कुदरत ने हमें यह शरीर दिया है उसमें रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आप खाना खाएंगे तो वायु कुपित होता है। अब वायु कुपित होने का मतलब है वात बढ़ जाना। वात बढ़ जाने से आपके शरीर में वो जहाँ बड़ा है वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी वायु छूटता है, कभी कभी आपको डकार आती है, कभी जब सर में चढ़ जाता है तो सर दर्द होता है, आंख दुखती है और यदि पेट में अटक जाता है, वो कहीं से निकल नहीं सकता, तो आपका पेट एकदम वायु से फूल जाता है। जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं कोई भी दवाई से या घरेलू उपचार से, तब तक पेट में दर्द रहेगा। अब हम वायु के रोगों की बात सोचें। ये तो सामान्य बात हुई, आपको ये सब नहीं करना चाहिए जिससे वायु बने यानी बढ़े। जो नियमित जीवन जीते हैं उसको वात की बीमारी कभी नहीं होती। अब हम ये सोचे कि वात की बीमारी क्या क्या है, तो हम देखें घुटनों का दर्द और पैरालिसिस, पोलियो, गाउट और पूरे शरीर में सूजन, ऐसी 80 प्रकार की बीमारियां वायु के बढ़ जाने से होती है। अब ये तरह तरह की बीमारियों का उपचार तो पूरा विवरण बन जाए। हम आपको सामान्य उपचार बताते हैं जो आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबी बीमारी है, पैसों का और समय का बहुत व्यय होता है। तो आप घरेलू उपचार समझे या तो मैग्नेट उपचार है, दोनों से आप घर में इस रोग का इलाज कर सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो वात की बीमारी को 3 चीज नष्ट करने में मददगार बनती है। पहली है हम सेक करें। सेक यानी किसी गर्म पानी की थैली से जिस अंग पर वायु का प्रकोप हुआ है उस पर सेक किया जाए और 1-2-3 घंटा दिन में सेक होना चाहिए। 5-10 मिनट में आराम नहीं मिलता। अब सेक करने के बहुत से तरीके हैं। गर्म पानी की तरह आप जिससे मकान बनता है वो ईंट है बड़ी, यदि उसको बराबर गर्म करके नीचे उतार के उस पर पानी के छींटे मारें, थोड़ी ऊपर से ठंडी कर ले और उसको कपड़े में लपेट कर
जहाँ भी वात का प्रकोप है वहाँ पर घंटों सेक एक ही ईंट से कर सकते हैं। यानी गांव के लोग भी इस प्रकार इलाज कर सकते हैं। ये हुआ किसी भी प्रकार का गर्मी का सेक देना। दूसरा उपचार है मालिश करना। तो मालिश के लिए आप महानारायण तेल उपयोग में ला सकते हैं। हर गांव में आज वह उपलब्ध है। उसके मालिश से जहां भी रोग है वहां आपको उसको बहुत दबा के मालिश नहीं करना है। सिर्फ हल्के हाथ से मालिश करने से वायु का प्रकोप धीरे 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 कम हो जाएगा। अब तीसरा उपचार है गर्म पानी की भाप लेना। अब इसके लिए हर वैद्य अलग अलग तरह के तरीके दिखाते हैं। आधुनिक साधन से भी आप ले सकते हैं, और यदि घर में लेना चाहे तो आपके घर में बड़ा टोप हो, वो आधा पानी का भरें, उसमें रासनादी चूर्ण, एरंड चूर्ण और नीम के पत्ते डालें। पानी उबले तब ढक्कन बंद रखें। जब तक पानी उबलता है आप अपने घर की बैठक में छेद हो ऐसी प्लास्टिक की चेयर लेके एक हवा ना आती हो बहुत ऐसी जगह पर रख दें। उस पर रोगी को बिठाएं और रोगी को कंबल या तो बहुत मोटी गुदड़ी से गले तक ढक दे। कुर्सी के समेत उसको लपेट दे। उसके सर पर गीला नैपकिन करके रखें और नीचे की तरफ जो उबला हुआ पानी है ढका हुआ, उसको उसके नीचे कुर्सी के चार पांव के बीच रख दे और धीरे से ढक्कन हटा ले। उनमें से जो भाप निकलेगी वो रोगी के पूरे शरीर को असर करेगी। जब तक उसके चेहरे पर पसीना न आ जाए तब तक यह इलाज आपको करते रहना चाहिए। ये हो गई सामान्य घरेलू रोज उपचार करने की चीजें। इससे आपके वात रोग में धीरे धीरे बहुत ही फर्क आ सकता है। अब आगे हम देखें दवाई कौन कौन सी उपयोग में लेनी चाहिए। आयुर्वेद की दवाई में हम आपको इतना कह सके कि बृहत वात चिंतामणि रस की एक एक गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। यदि कब्ज रहता है तो त्रिफला की गोली रात को लेनी चाहिए। सामान्य रूप से ये दवाई के साथ आप किशोर गूगल, दशांग गूगल इत्यादि दवाइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब वैद्य की सलाह से लेनी चाहिए। अब आगे हम ये सोचें कि वात रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक तो पहले हमने बताया वैसे वात रोगी को रात भर कहीं भ्रमण नहीं करना चाहिए जिससे वायु कुपित हो। दूसरी बात, उसके खान पान में वातनाशक चीज ही होनी चाहिए। सामान्य हल्का खुराक लेना चाहिए। रात के समय या दिन में भी उसको चावल नहीं खाना चाहिए। चावल के साथ कड़धान्य नहीं खाने चाहिए और बटाटा या जो वायु करने वाली चीजें हैं वो वात रोगी को नहीं खाना चाहिए। खाना क्या चाहिए? तो आप मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल, ऐसा हल्का खुराक रोटी के साथ खा सकते हैं। दूसरी बात, वात रोगी जितना लहसुन अधिक उपयोग में लाए उतना उनका रोग धीरे 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 कम होने लगता है। रोज लहसुन और अदरक थोड़े से घी में या तेल में गरम करके खाने के साथ लेने से वात रोग काबू में आने लगता है और रोज खाने वाले को वात रोग होता नहीं है। इसीलिए लहसुन का प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है। अब हम आगे ये देखें कि वात रोगियों के लिए, जैसे आगे हमने बताया कि पैरालिसिस है या और भी वात रोग है, तो उसमें चुंबक कैसे उपयोग में आता है।
हम आपको ये बताएं कि जो चुंबक से पैरालिसिस का रोग मिटाया है, वही आपको बताते हैं कि आप भी आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार में किसी को भी पैरालिसिस है, गठिया हुआ है। गठिया हुआ शायद आपको नहीं मालूम हो तो बता दें कि हमारे जहाँ जहाँ जॉइंट्स है, यानी अंगुलियों के जॉइंट्स है, वहाँ पर एक गांठ उत्पन्न हो जाती है और हाथ पांव मुड़ना बंद हो जाता है। इसी तरह पांव में भी होता है, तो आप अच्छी तरह से शूज नहीं पहन सकते हैं। तो गठिया हुआ भी इस चुंबक से मिट सकता है। अब हम सोचे कि कैसे, तो पैरालिसिस है उसको ये बड़े टाइप के चुंबक आप लेके उससे मालिश करने से पैरालिसिस जो अंग में हुआ है, चाहे वो हाथ और पांव, पूरा शरीर हो या आधा, जिसको अर्धांग वायु बोलते हैं, तो अर्धांग वायु हो या संपूर्ण शरीर लकवाग्रस्त हो, तो उसके ऊपर आप चुंबक से मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम ये चुंबक देता है। तो चुंबक जल से भी वात रोग पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे मिटा भी सकते हैं। इस कड़ी में हमने वात रोग के ऊपर आपको बताया कि कैसे होता है। होने मत दीजिए, हो गया तो घरेलू उपचार क्या है और आयुर्वेद की दवा बताइए। इस तरह से वायु के 80 प्रकार के रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज आपको इस कड़ी में ज्वर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो सामान्य तरह से किसको भी कभी भी, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको हो सकता है। पहले हम ये सोचे कि ज्वर क्यों होता है। हमारी कोई भी गलती की वजह से हमारे शरीर में ज्वर के जंतु आ जाते हैं, यानी कि वीकनेस आती है तो भी ज्वर आता है, पीलिया होता है तो भी ज्वर आता है, मच्छर काटता है तो भी ज्वर आता है, सर्दी लगती है तो भी ज्वर हो जाता है। तो ज्वर होता क्यों है? ज्वर होने का कारण है हमारे शरीर में बाहर से आए हुए जो कीटाणु है उसको हमारा शरीर अपने आप बाहर निकालना चाहता है। कुदरत की ये एक लीला है कि वो हमारे शरीर में आए हुए बाहर के जंतुओं को बाहर निकालने के लिए ज्वर लाते हैं। ज्वर का मतलब है शरीर का तापमान बढ़ना। सामान्य तापमान से जब बढ़ा हुआ तापमान नजर आता है तब हम उसको ज्वर कहते हैं। ज्वर के जरिए अब वह जंतु यानी कीटाणु बाहर कैसे निकलते हैं? तो सामान्य रूप से यदि जरा भी किसी को ज्वर आया है ऐसा लगे तो उससे कोई भी कड़वाहट देने से उनके जंतु धीरे धीरे मर जाते हैं। सामान्य ज्वर है तो सर पे गीले कपड़े की पट्टी रखो। थोड़ा ज्यादा ज्वर लगे तो पेट पर भी गीले कपड़े की पट्टी रख सकते हैं। सामान्य इलाज में कोई भी कड़वाहट जैसे कि सुदर्शन है, काकच है, ऐसी 2-4 चीजें घर में रखनी जरूरी है। छोटे बच्चे को यदि सामान्य ज्वर हो गया, सर्दी और बुखार, तो उसको इंजेक्शन मत दिलाइए। वो नाजुक जीव को आप घर में से सुदर्शन घनवटी का आधा टुकड़ा पीस के पानी में पिला दे, ज्वर उतर जाता है यदि सामान्य ज्वर है तो। अब हम देखते हैं कि कभी कभी ज्वर बहुत 3, 4, 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। आपके घर में थर्मोमीटर होना जरूरी है। हर फैमिली में जिस तरह खाना जरूरत है, पानी जरूरी है, इसी तरह थर्मामीटर जरूरी है। कब किसको बुखार हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बुखार तो बहुत तरह से हो सकते हैं। तो थर्मामीटर से आपको मालूम पड़ सकता है
कि बुखार कितना है। यदि सामान्य बुखार है तो आप घरेलू उपचार करो, अच्छे हो जाओगे। यदि आपने थर्मोमीटर में देखा कि बुखार 4-5 डिग्री है तो तुरंत आपको उसका तात्कालिक इलाज करना चाहिए, क्योंकि ज्वर के कई प्रकार है, वो तो टेस्ट कराने के बाद आपको मालूम पड़ जाए। हम यहाँ आपको ये बताते हैं कि जिसको कायम ज्वर रहता है, यानी शरीर का तापमान 1 या 2 डिग्री कायम रहते हैं, इसको जीर्ण ज्वर कहते हैं। इस ज्वर की वजह से शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। कड़ी दवा लेने से भी ये ज्वर नाश नहीं हो सकता। ऐसे रोगी के लिए आप आपके घर में महासुदर्शन घनवटी रखा करें। 1 गोली या 2 गोली रोज पानी में रात को भिगा दे। उस पानी को सुबह उठते ही बिना खाए पिए पी जाइए। ऐसा 1 महीना करने से जीर्ण ज्वर यानी जो रोज शरीर गर्म रहता है वो कायम के लिए मिट जाता है। ये उसकी अक्षित दवा है। तो मित्रों, हमने आज ज्वर के बारे में बताया। वैसे तो शरीर में कोई भी बाहर का रोग आता है या तो रोग उत्पन्न होता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, ज्वर होता है। हर प्रकार के रोग के अलग अलग ज्वर हम देख सकते हैं। आजकल जो हम जिसकी चर्चा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह है स्वाइन फ्लू। अगले एपिसोड में हम स्वाइन फ्लू के बारे में विस्तृत से वर्णन करेंगे। बुखार के लिए हमने बताया आप तुलसी अदरक का पानी बनाकर उबालकर पूरे परिवार पीते रहिए, ताकि आपको वातावरण में से आए हुए कीटाणु का असर न हो। इस कड़ी में आपको एक रोग, उसके सामान्य आयुर्वेद उपचार और मैग्नेट से हम इस रोग पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। इबोला नाम सुनकर हम थोड़े घबरा जाते हैं, और जब यह रोग बड़ी मात्रा में फैला हुआ था तब तो पूरी दुनिया इससे घबरा रही थी। अफ्रीका के इबोला नदी के किनारे ऐसे जंतु मिले कि जो आदमी के पांव से चलते चलते अंदर घुस गए उसके शरीर में, और वो इतने कम समय में इतने फैलने लगे कि पूरे शरीर गर्म करके उल्टी, मूर्छा और फिर मृत्यु। अब इस रोग में क्या होता था, तो बहुत ही जोरों से बुखार आने लगा और जम्स एक दूसरे को ऐसे लगने लगे कि वहां से लोग भागने लगे, क्योंकि उस समय वहां सरकार के पास इस रोग की कोई दवा नहीं थी, न ही वहां, लेकिन दुनिया में ऐसा रोग पहली बार लोगों ने देखा, इसलिए इसकी कोई रसी नहीं, कोई दवाई नहीं। हाँ, तरह तरह की अलग अलग दवाइयाँ के बारे में पेपरों में आने लगा। वहाँ से भागे हुए लोग जहाँ भी जाते थे लोग उनसे डरते थे, और बात भी सही थी, क्योंकि यह रोग बहुत जल्दी फैलने वाला है। फिर उन लोगों को कंट्रोल किया। अब उस देश में रहने वाले जितने भी विदेशी थे, इंडियन, अमेरिकन, XYZ, वह सब भी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने देश में यानी वतन में वापस भागने लगे। और तब हमने और आपने भी पेपर में पढ़ा होगा कि एयरपोर्ट पर उनकी कड़ी जांच होती थी, और जरा भी बुखार नजर आए तो उसको हॉस्पिटलाइज कर देते थे। और तब जाके आयुर्वेद के ज्ञाताओं को पूछा गया कि इसका कोई इलाज है, और बहुत से विद्वानों ने तब उसका इलाज शास्त्रोक्त रीत से बताया। उनमें से कुछ हम आपको बताते हैं कि यह रोग, जिसको हम आज इबोला कहते हैं, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आयुर्वेद शास्त्र में
उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि बुखार एक तरह का नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बुखार आया तो एक दवा घर में पड़ी है, वो सब खा लेते हैं, लेकिन सचमुच ऐसा बात नहीं है। बुखार वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार से होता है। जिस वात, पित्त, कफ में से जिस गुण को बढ़ गया या कम हो गया, ऐसे बुखार आता है। तो हर वात, पित्त और कफ हर एक का अलग अलग इलाज होता है, अलग दवाई होती है। इबोला का जो रोग है उसके जो लक्षण है, पहले तो कारण, लक्षण और उपचार। अब कारण जाने तो कि ये जंतु एक शरीर से चमड़ी के द्वारा, खांसी के द्वारा या ब्लड के द्वारा दूसरे में प्रवेश कर सकता है और इतना जल्दी बढ़ जाता है कि उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ये सब वर्णन आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में इसको वात पित्त जन्य बुखार कहा है, पित्त रक्त भी कहा गया है, क्योंकि पित्त यानी गर्मी, तो इस जंतु की वजह से शरीर का खून एकदम गर्म हो जाता है, बुखार आता है, बुखार सर में चढ़ जाता है और तब जो नसें फटती है वो कहीं ना कहीं से खून शरीर में से बाहर निकालती है, नाक से, कान से, आंख से या मुंह से, और फिर इंसान जिंदा नहीं रहता। ऐसे में आयुर्वेद ने बताया है कि यदि पित्त रक्त का रोग हुआ है तो उसका इलाज कैसे किया जाए, तो उसके लिए खास एक वनस्पति है कि भाई यदि ज़्यादा बुखार है तो सबसे पहले तो उसके सर पर पानी डाला जाए, बुखार सर पर न चढ़े उसका ध्यान रखा जाए। यह रोग प्रायः कमज़ोर व्यक्ति को जल्दी असर करता है, यदि हेल्दी व्यक्ति है तो उसको कम असर करता है। अब उसके लिए उनको सर में दर्द होता है, उल्टी होती है और बेहोश होने लगता है। तब उसका उपचार कैसे किया जाए, तो उपचार के रूप में जो दवाइयाँ बताई है उसमें बहुत सी दवाइयाँ ऐसी है जो सामान्य लोग उसको जानते हैं। एक तो चंद्रकला रस है, सुदर्शन है, पित्तपापड़ा है और चंदन। इन चीज़ों का सही ढंग से शास्त्रोक्त रूप से यदि उपयोग किया जाए तो यह रोग यदि शुरुआत है तो मिट सकता है। इसी तरह इबोला जैसा यदि सामान्य रोग भी है जो पित्त की वजह से हुआ है, यानी सर दर्द, उल्टी, वो पित्त की निशानी है, तब भी ये दवाइयाँ आप अपने घर में रखकर पूरे परिवार को दे सकते हैं। अब हम इसी रोग को मैग्नेट से उपचार के बारे में सोचें कि यदि किसी को पित्त ज्वर हुआ है, पित्त ज्वर के लक्षण हमने बताए, उल्टी होना, चक्कर आना और तेज बुखार आना, तो इस समय यदि पेट पर एक चुंबक रखा जाए, इसका पानी 2-2 घंटे को पिलाया जाए, और यदि उल्टी होती है तो छर्दी रीपो करके एक आयुर्वेद की दवाई है, उसको चुंबक पर रख के यदि दी जाए तो उसके गुण में 1000 गुनी बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरह हम चुंबक से, क्योंकि चुंबक भी आयुर्वेद का ही अंग है, यदि एक चुंबक हमारे घर में है तो हम कई रोगों का इलाज इसी चुंबक से भी कर सकते हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि दवाई के नाम तो दे दिए, लें कैसे? तो हर कंपनी की अलग अलग मात्रा में दवाइयाँ बनती है। शायद तो हर कंपनी की बोतल पर लिखा होता है। सामान्य बुखार है तो आप अपने आप
दवाई ले सकते हैं। पहले के ज़माने में हर घर में सुदर्शन का एक डब्बा रहता ही था। अब तो ये नाम भी आजकल के लोगों को मालूम नहीं है। तो ये एक डब्बी रखनी चाहिए, उसकी गोलियां भी आती हैं। और यह गोली, एक गोली लेने से बुखार उतर जाता है। ना उतरे तो सुबह दोपहर शाम एक एक गोली ले सकते हैं। इसी तरह चंदन, पिपापड़ा और सुदर्शन तीनों का चूर्ण मिला तो उनमें से पाव पाव चम्मच लेके एक गिलास पानी लेके उसको उबाल कर जब आधा पानी रहे तो घर के सब सदस्य 2-2 चम्मच यदि वो ले तो उनको भी ये बुखार की सीजन में बुखार नहीं होता है। इस तरह आप समझदारी से आयुर्वेद की दवाई लें तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। एक बात खास, आयुर्वेद की दवाइयाँ गर्म नहीं होती है। गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, वो वैद्य से परामर्श करना चाहिए। आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि ये गर्म पड़ेगा या ठंडा। थोड़ी थोड़ी दवाई लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है और बुखार मिट जाता है। एक बात और बता दूं कि आधी रात को आपके घर में किसी को दस्त हुआ या उल्टी होनी शुरू हो गई तो आज हम देख रहे हैं कि सुबह जब तक डॉक्टर का दवाखाना नहीं खुले तब तक वो उल्टी करते ही रहेंगे। क्या आप अपने घर में थोड़ी सी दवाइयाँ नहीं रख सकते? जैसे उल्टी के लिए आप चाहो तो याद रख लो, छर्दी रिपू नाम की गोली है। जरा भी उल्टी हुई आप बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। बड़े को बड़ी मात्रा में, यानी एक एक गोली 2-2 घंटे को देनी चाहिए, बच्चों को आधी आधी देनी चाहिए। उल्टी 2-3 घंटे में मिट जाती है। इसी तरह दस्त है तो आप कुटज घनवटी ले सकते हैं। इस तरह आप कोई भी बुखार है उसका इलाज कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम कोई एक और रोग लेके आएंगे जो आपको जनरल ज्ञान दे और आप घरेलू उपचार भी कर सके। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और हमसे मिलते रहिए। नमस्ते।